नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच the physical change occurs in such a way that there is no exchange of heat between system and surrounding। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो इस टाइप के प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। सो वी कैन से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है। अब इसेंशियल कंडीशन क्या होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की, वो देख लें। इसेंशियल कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए ये जो प्रोसेस होता है वो सडन प्रोसेस होता है। सडन प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता था वो स्लोली प्रोसेस होता था, मतलब धीरे धीरे होता था। ये सडन होता है, ये तेजी से होता है। सपोज दैट ये कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। गैस इज द सिस्टम और इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड वॉल्स होती है। इंसुलेटेड होने की वजह से इसके अंदर की हीट ना बाहर जा सकती है सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से हीट इसके अंदर आ सकती है। और अब इसमें हम लोग कंप्रेशन या एक्सपेंशन सडन करते हैं। तो देखिए जब सडनली इसमें कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी। वर्क डन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि सडन अगर हम इसमें कंप्रेशन करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसी तरीके से अगर इसमें हम एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी। तो जब हम इसमें एक्सपेंशन करेंगे तो ये गैस कूल हो जाएगी। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि उसमें जो वॉल्स हो वो इंसुलेटेड हो, जैसे कंटेनर है उसके अंदर गैस भरी हुई है और इसमें हम गैस को सडनली कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो तीन मेन एग्जांपल है। देखिए पहला एग्जांपल है कि अगर हम सडन एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन करते हैं ऑफ ए गैस in a container with walls of insulator। इंसुलेटिंग वॉल्स है उसकी कंटेनर की, और उसके अंदर रखी गैस को अगर हम सडन कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्स्टिंग ऑफ टायर, बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब टायर। ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम लोग बोलते हैं साउंड वेव, ये साउंड वेव जब एयर में या किसी गैस में ट्रेवल करती है तो ये प्रोसेस भी एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। साउंड ट्रेवल इन एयर और गैस, ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, कितनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए एक इक्वेशन होती है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो ये इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन P की वैल्यू यहां पर अगर म्यू आर टी अपॉन वी पुटअप कर दें हम, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरा रिलेशन आता है। और एक तीसरा रिलेशन भी आता है कि इसी इक्वेशन में अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू म्यू आर टी अपॉन पी के इक्वल रख दें तो प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन मिलता है, दैट इज P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
तो ये 3 रिलेशन मिलते हैं बेटा, उन 3 रिलेशंस पर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ये बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। तो देखिए इसका जो पीवी डायग्राम होता है वो काफी कुछ मिलता जुलता होता है आइसोथर्मल से, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ग्रेटर होता है। ठीक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो निकालेंगे, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन है। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको, तो देखो P ऐसे ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा गामा V टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू dV प्लस V टू द पावर गामा इंटू dP इक्वल टू 0। और फिर इससे dP अपॉन dV की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाती है माइनस गामा P अपॉन V। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप की वैल्यू होती है वो आती है माइनस गामा पी अपॉन वी। और याद करो आइसोथर्मल में यही आता था माइनस पी अपॉन वी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल लिखा जा सकता है। इन दोनों में ये रिलेशन हो। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं एडियाबैटिक बल्क इलास्टिसिटी पर, मींस ई एडियाबैटिक। तो देखिए बल्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वही डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल होता है। अभी अभी हम लोगों ने जो एडियाबैटिक स्लोप देखा, डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू आती थी माइनस गामा पी अपॉन वी। तो यहां से dp अपॉन माइनस dv अपॉन v की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है बेटा गामा p के इक्वल, और यही है b एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक बल्क इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज गामा p के इक्वल, ये गामा p के इक्वल होती है। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए dw इज इक्वल टू होता है p dv के इक्वल, और मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, और फाइनल कंडीशन में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो वर्क डन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV के इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है, तो यहां पर देखो P को क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको K कंसीडर कर लेते हैं, तो यहां से देखो प्रेशर को लिख सकते हैं K अपॉन V टू द पावर गामा, रख दीजिए यहां पर, तो ये बन जाएगा K तो बाहर आ जाएगा और dV अपॉन V टू द पावर गामा, और लिमिट लग जाएगी V1 से V2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये K और ब्रैकेट के अंदर ये देखो V की पावर माइनस गामा बनेगा, तो V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। V1 से V2 लिमिट लग जाएगी, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो K अपॉन 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। तो आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ, तो ये V टू द पावर प्लस का गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट लग देंगे V1 से V2, और एक काम और करिए, यहां से माइनस बाहर निकाल लेंगे। चलिए वो बाद में बाहर निकालते हैं, पहले ये बन जाएगा K अपॉन 1 माइनस गामा, और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो K है, K कांस्टेंट को देखो PV टू द पावर गामा लिख सकते हैं, तो K को ऐसे भी लिख सकते हैं
कि k की वैल्यू हो जाएगी P1 V1 की पावर गामा, और ऐसे k को लिख सकते हैं P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पर टर्म चूंकि V2 वाला आ रहा है तो यहाँ पर V2 वाला यूज कर लीजिए, इस k को अंदर ले आते हैं, 1/1 माइनस गामा, ऊपर बन जाएगा P2 V2 की पावर गामा और अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, फिर माइनस इधर साइड को बन जाएगा वही k P1 V1 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ये 1/1 माइनस गामा, और ब्रैकेट के अंदर ये देखो V2 की पावर गामा से V2 की पावर गामा काट दो, ये V2 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा P2 V2, और माइनस उधर बन जाएगा P1 V1। अब यहां से ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, तो ये फाइनल फॉर्म देखो ऐसा आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। और इसी वर्क डन को हम टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, PV इक्वल टू म्यू RT लिख सकते हैं। तो देखो ये बन जाएगा म्यू RT1 माइनस म्यू RT2 अपॉन गामा माइनस 1, तो ये बन जाएगा म्यू R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आ गया टेम्परेचर के टर्म में और ये आ गया वर्क डन प्रेशर के टर्म में। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज अंडर चेंज व्हेन इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो ऐसा प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी और बाकी वर्क डन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्टेट, प्रेशर कांस्टेंट है, P इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, मींस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, जिसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, ये वैलिड होगा यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा? इंडिकेटर डायग्राम, PV डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो सपोज दैट अगर कोई प्रोसेस हो रहा है A से B, तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा उसका इंडिकेटर डायग्राम मिलेगा। ठीक, अगर हम इसका PT डायग्राम बनाते हैं तो PT डायग्राम में भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर, जैसे वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर V और T का ग्राफ बनाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हो गए इसके डायग्राम। अब देखिए वर्क डन क्या होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, तो आ जाते हैं वर्क डन पर। वर्क डन, तो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV के इक्वल होगा। सपोज दैट वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है तो P इंटीग्रेशन dV हो जाएगा V, और लिमिट लगेगी तो V2 माइनस V1, तो W की वैल्यू आ जाएगी P डेल्टा V के इक्वल, और P डेल्टा V को म्यू R डेल्टा T के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में, और म्यू R और डेल्टा T के टर्म में, दोनों के टर्म में हो सकता है इस प्रोसेस में। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज ए चेंज व्हेन इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो वर्क डन की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U के इक्वल होगा इस प्रोसेस में। यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू
इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो फिर P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर लॉ वैलिड होगा यहां पर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो देखो कैसा बनेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, सपोज दैट प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा जाएगा, सपोज दैट ए से लेकर बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायग्राम बनाएं तो वो भी ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर बढ़ रहा है यहां पर तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा डायग्राम ए से लेकर बी तक। ठीक है, ये वीटी डायग्राम हो गया। और अगर इसका पीटी डायग्राम बनाएं तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ आया बेटा। और इसमें वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो वर्क डन 0 रहेगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल। इतना समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या होता है? देखिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट बिल्कुल एडियाबैटिक प्रोसेस से मिलती जुलती है। यहां पर जो n पॉइंट है ये कहलाता है पॉलीट्रोपिक एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं पॉलीट्रोपिक एक्सपोनेंट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, इसी से रिलेटेड इक्वेशन आपको दे रखी होगी, इससे आपको कंपेयर करके पॉलीट्रोपिक एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्क डन पर। इसके इस प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, तो जैसा वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में आता था, क्योंकि उसकी इक्वेशन भी इसी टाइप की होती थी, वैसे ही वर्क डन इसमें भी आता है। तो वर्क डन की वैल्यू यहां पर होती है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन, वहां गामा -1 होता था, यहां पर n -1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन n -1। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो ये होगी। और एक पॉइंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी भी बहुत पूछते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी वो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए इक्वेशन डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसका यूज करेंगे। डेल्टा Q की वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू C डेल्टा T, मान लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी गैस की C के इक्वल है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं, तो म्यू C डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी म्यू CV डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि डेल्टा U हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट की वैल्यू होती है, प्लस डेल्टा W वर्क डन की वैल्यू, तो ये वाली लग देंगे डेल्टा T वाली, क्योंकि डेल्टा T यहां पर यूज कर रहे हैं हम। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए डेल्टा T जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है, तो यहां पर T1 माइनस T2 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर, अब यहां पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब ये बनेगा डेल्टा T, और वो जो माइनस हमने बाहर लिया है उसको यहां पर ले आओ नीचे, तो यहां पर n-1 की जगह 1 - n लिख सकते हैं। तो जब हम डेल्टा T यूज करेंगे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए म्यू डेल्टा T कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी CV प्लस R अपॉन 1 - n। तो ये आ गई मोलर हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, इसी टाइप की इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछेगा कि मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, या फिर ये एक्सपोनेंट n की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, इतना समझ आया बेटा सबको? ओके।